एंड वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का 500 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका दोस्तों लास्ट वीडियो है। 4 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, मतलब कि 400 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। ये दोस्तों लास्ट 100 क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से हम लोग शुरू करेंगे और 100 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन इसमें हुए हैं दोस्तों और सभी चैप्टर के क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आने वाले बिहार सीजीएल के एग्जाम और बीपीएससी दोनों के एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से इसको कीजिए और एग्जाम में 80% क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मुस्कुराइएगा, बोलिएगा कि सर बोले थे और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ठीक है। और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साथ ही उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुहा एक साथ विद्वान है। तो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म की गुहा जो है दोस्तों एक साथ विद्वान है। कहाँ पे? तो एलोरा के गुफा में। और एलोरा की जो गुफा है दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो इसको भी याद रखेंगे। अजंता की गुफा भी दोस्तों औरंगाबाद में ही है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो शैलकृत स्थापत्य का जो उदाहरण है दोस्तों इसमें से पूछा जाए तो कैलाश मंदिर, जो कि कहाँ पे है? एलोरा में। और ये दोस्तों तीनों धर्म का है, बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का यहाँ पे अवशेष है, ठीक है। तो तीनों से संबंधित हो गया। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, ये सारा भी देख लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है, यहाँ रथ यात्रा निकाला जाता है। तटीय मंदिर मलप्पुरम तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में है दोस्तों। तो सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इस सबको अच्छे से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिर के लिए जो प्रसिद्ध है तो इसमें से दोस्तों वो है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा जो कि कहाँ पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला चलते हैं, एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था। तो एलोरा गुफा का जो निर्माण कराया गया था दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? तो एलोरा का गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है दोस्तों इसमें से तो वो माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। कैलाश मंदिर जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। बाकी सारा मंदिर भी आपको पता होना चाहिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है और कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो का मंदिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में, उसी के अंदर है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो सारा का लोकेशन पूछा जाता है दोस्तों, आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। अगला है दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा वंश संबंध रहा है? दोस्तों हर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट, ठीक है। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कौन कराए थे? तो शिव मंदिर जो है एलोरा में, तो पूछे एलोरा का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है और इसका निर्माण कराया था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। और यहाँ पूछा है कि राष्ट्रकूट नरेश का नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रथम। किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का जो संरक्षण प्राप्त था दोस्तों किस धर्म का? तो शैव धर्म का। शैव धर्म का संरक्षण प्राप्त था किसको? तो राष्ट्रकूट को। तो राष्ट्रकूट जो थे कौन से धर्म से संबंधित थे? तो शैव धर्म से। अगला है दोस्तों, अजंता एवं एलोरा
कि गुफा किस नगर में है, तो अजंता और एलोरा की दोनों गुफा जो है दोस्तों औरंगाबाद में है दोस्तों। और ये औरंगाबाद दोस्तों बिहार वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला है, ठीक है, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, ठीक है। अगला है दोस्तों अजंता और एलोरा गुफा है तो कहाँ पे, तो देखिए महाराष्ट्र में आ गया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछेगी एग्जाम में, आपको बस तैयार रहना है। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था दोस्तों नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। किसके द्वारा, नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा में है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगा। आज 500 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन अगर यहाँ से रिपीट होता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। काला या श्याम पैगोडा, ब्लैक पैगोडा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला है दोस्तों ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, देखिए बस इंग्लिश कर दिया। ब्लैक पैगोडा कहाँ है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को बोला जाता है। ये कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर जो है दोस्तों कौन है, तो कोणार्क का मंदिर जो है दोस्तों सूर्य मंदिर है। तो नाम में ही है इसके कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, ठीक है। अगला है दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है। अब देखिए ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये तो उड़ीसा में है, लेकिन पूछे अगर मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में। अगला है दोस्तों लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है, तो ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। कहाँ पे, लिंगराज मंदिर है दोस्तों भुवनेश्वर में। अगला है दोस्तों उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है, तो कहाँ पे, तो उड़ीसा में पूछ रहा है निम्नलिखित मंदिर में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी दोस्तों उड़ीसा में है और ये वहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर है, ठीक है। बाकी जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा में है, राज रानी मंदिर ये भी उड़ीसा में है। सभी मंदिर को दोस्तों काफ़ी ध्यान रखना है आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये भी दोस्तों उड़ीसा में है। और इस यहाँ पे रथ यात्रा निकाला जाता है, ठीक है। तो रथ यात्रा निकाला जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है दोस्तों भुवनेश्वर और पुरी में स्थित, भुवनेश्वर तथा पुरी में स्थित मंदिर किस शैली की है, तो उड़ीसा या के जो भुवनेश्वर और पुरी में जो मंदिर है वो किस शैली के है दोस्तों, तो नागर शैली के। मंदिर निर्माण के दोस्तों 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली जो है दोस्तों मेनली उत्तर भारत में देखा जाता है, द्रविड़ शैली जो है दोस्तों वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, और बेसर शैली जो है दोस्तों नागर और द्रविड़ शैली को दोनों को मिला के दोस्तों बना है, इसे बेसर शैली बोलते हैं। अगला है दोस्तों अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पे है, तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है दोस्तों कंबोडिया में। कहाँ पे है, कंबोडिया में है, ठीक है। ये विष्णु भगवान का मंदिर है दोस्तों और कंबोडिया में है। अगला है पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है दोस्तों वो नेपाल में है, ठीक है। कहाँ पे, तो नेपाल में है, ठीक है। अगला है दोस्तों द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तो द्रविड़ शैली जो कि मंदिर निर्माण के दक्षिण भारत की शैली है दोस्तों, इसमें गोपुरम से पूछ रहा है। गोपुरम क्या होता है, तो इसके मंदिर में जो गोपुरम होता है दोस्तों वो होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन, ठीक है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन जो होता है उसको गोपुरम बोला जाता है द्रविड़ शैली में, ठीक है। अगला है दोस्तों चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो बनवाया गया था चट्टानों को काटकर, और किसके द्वारा,
तो पल्लवों के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था दोस्तों महाबलीपुरम का मंदिर। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है दोस्तों ये स्थित है किसके बीच? तो ये है दोस्तों सिंधु और झेलम नदी के बीच, सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला जो है दोस्तों स्थित है। ये शिक्षा का केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में। अगला है दोस्तों सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। तो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल, आप लोग को पता होगा कि जैन धर्म जो है दोस्तों बाद में दो भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दो दिगंबर वाले थे, उसका जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों सोनगिरी में। और ये जो सोनगिरी है दोस्तों कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है दोस्तों दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जो जैन मंदिर है वहाँ कहाँ पे स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? तो माउंट आबू राजस्थान में। अगला है दोस्तों दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी बोले हैं माउंट आबू राजस्थान में। कई बार माउंट आबू डायरेक्ट दे देता है तो कभी राजस्थान डायरेक्ट दे देता है, तो दोनों आप लोग को याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है दोस्तों हम्पी में। कहाँ पे? तो हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटका में। अगला है दोस्तों प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो नैमिषारण्य तीर्थ जो है दोस्त तीर्थ स्थान जो है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है सीतापुर में, सीतापुर यूपी में। ठीक है। अब अगला चैप्टर जो है दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें हम पढ़ेंगे चोल, चालुक, पल्लव और संगम युग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। और ठीक है, तो चलिए अगला पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 31 नंबर, चालुक वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक वंश का जो सबसे महान शासक हुआ दोस्तों वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चालुक वंश के संस्थापक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चालुक वंश के संस्थापक कौन थे। अगला है दोस्तों चालुकों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुकों की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी बतापी। चालुक वंश जो थे दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ पे थे? तो वातापी में। अगला है दोस्तों कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो कवि कालिदास जो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। वो अष्टदिग्गज थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, और दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। और इसका जो नाम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको कहाँ पे? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल उत्कीर्ण लेख में ऐहोल अभिलेख जो है दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। अगला है दोस्तों चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो चोल का जो राज था दोस्तों वह किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में, कोरोमंडल तट पे और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था चोल का राज। ठीक है, चोलों की राजधानी कहाँ पे थी? अगला क्वेश्चन, चोलों की जो राजधानी थी दोस्तों वो तंजावुर में था, तंजौर में था चोलों की राजधानी। ठीक है, चोल वंश का राजधानी कहाँ था? तो तंजौर में। अगला है दोस्तों चोल युग निम्न में से निम्न के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल युग जो है दोस्तों वह प्रसिद्ध था किस चीज के लिए? तो चोल युग जो है दोस्तों ये ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो ग्रामीण सभा के लिए। अगला है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो सब उत्तम ग्राम प्रशासन पूछ रहा है दोस्तों दक्षिण भारत में। तो उत्तम ग्राम प्रशासन जो था दोस्तों अभी बताए हैं चोल का था। ठीक है, ग्राम प्रशासन पूछे, ठीक है, तो चोल की सबसे उन्नत थी। अगला है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में प्राप्त हुए हैं। तो अब पूछा है कि चोल का जो ग्राम प्रशासन था जो कि बहुत फेमस था, इसका ब्यौरा किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है?
तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। वो कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो उत्तर मेरूर में, उत्तर मेरूर में। अगला है दोस्तों चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा। तो पूछे नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई है, तो चोल काल में। और इस प्रतिमा में देवाकृति प्रायः है, तो इसकी जो देवाकृति है प्रायः वो किस शेप में है, तो चतुर्भुज में है, ठीक है, 4 भुजाओं में। अगला है निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो चोल युग का स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो ये माना जाता है नटराज की मंदिर को, नटराज को, ठीक है। अगला है दोस्तों नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, तो चोल कला का। ये चोल के काल का था, चोल कला का। सब क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है और बस थोड़ा सा घुमाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके भी एग्जाम में। अगला है दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अब देखिए महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, तो रथ मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। और ये इसका जो निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला है मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे, तो मामल्लपुरम में रथ स्मारक के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे दोस्तों कौन थे, तो पल्लव। पल्लवों ने दोस्तों मामल्लपुरम के में रथ स्मारक का निर्माण कराया था। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो ये सारा रथ मंदिर है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ मंदिर जो है दोस्तों सबसे छोटा है। भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, ये सारा दोस्तों कास्ट जो लिया गया है, जैसे नाम जो लिया गया है महाभारत से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो द्रौपदी रथ है दोस्तों सबसे छोटा रखा गया है। अगला है दोस्तों 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी भेजे गए थे चीन, ठीक है। तो किसके कार्यकाल में भेजे गए थे पूछ रहा है, तो ये भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के काल में, कुलोत्तुंग प्रथम के काल में चीन में दोस्तों भेजे गए थे, ठीक है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो नौसेना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था दोस्तों उस समय किसका, तो चोल का। चोल का नौसेना काफ़ी फेमस हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, मतलब अपने शासन काल के दौरान ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था चोल वंश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन है, मतलब उसने पूरा बंगाल की खाड़ी को ही चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था एक्चुअली, तो वो चोल वंश का था। और वो कौन था दोस्तों, वो था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चोल वंश का क्वेश्चन राजेंद्र प्रथम, आप दरोगा में भी देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा में। गांगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, गांगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन तो दरोगा में मेंस में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला है दोस्तों चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, तो सिलोन पे विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था, तो वो था दोस्तों राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। और इसे गांगेकोंड चोलपुरम की उपाधि भी प्राप्त थी और इसे स्थापना किया था इसने गांगेकोंड चोलपुरम का, ठीक है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो सिंघल के जो राजकुमार थे उसके साथ अपनी पुत्री की विवाह कर देते हैं और श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्र दे देते हैं, तो वो थे दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। तो उस समय से ही दोस्तों श्रीलंका के साथ संबंध रहा है। अगला है दोस्तों तोलकाप्पियम ग्रंथ
संबंधित है। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला है दोस्तों शिल्पादिकारम का लेखक कौन है। शिल्पादिकारम का लेखक कौन थे, तो शिल्पादिकारम के जो लेखक थे दोस्तों इलिंगो। इलिंगो जो है दोस्तों शिल्पादिकारम के लेखक थे। ठीक है, संगम काल पढ़ने में थोड़ा तो बोरियत महसूस होता है क्योंकि इसमें नाम से लेके सब कुछ अजीब अजीब है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है चूँकि एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिपल ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो दोस्तों ये किसे पोडुके नाम से बंदरगाह है दोस्तों, द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरिका मेडू। अरिका मेडी ये दोस्तों बंदरगाह था। अगला है दोस्तों रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है, तो रोमन बस्ती है दोस्तों जो कि प्राप्त हुई है आपको कहाँ से, तो अरिका मेडू से। अरिका मेडू से प्राप्त हुई है रोमन बस्ती। आपको सारा क्वेश्चन याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर होके भागना नहीं है। निम्नलिखित राजवंश में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो संगम साहित्य में पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो है कदम्ब राजवंश का। चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का भी हुआ है, लेकिन कदम्ब राजवंश का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है संगम साहित्य में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो तमिल देश के संगम युग का राजवंश इसमें नहीं था। कौन, तो देखिए दोस्तों चेर था, ठीक है, चोल भी था, पांड्य भी था, लेकिन पल्लव जो है दोस्तों इसका उल्लेख नहीं मिलता है संगम युग में। चोल पांड्य और चेर ये तीन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पल्लव पूछे कदम पूछे नहीं होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, कुरल जो है दोस्तों क्या है, धार्मिक कविताओं का संकलन है, और ये किस भाषा में है दोस्तों, तो ये है दोस्तों तमिल भाषा में। किस भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया है कुरल को। अगला है निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामा अवतारम का लेखक है, तो तमिल रामायणम मतलब तमिल में जो रामायण लिखे हैं या रामा अवतारम का लेखक जो है दोस्तों वे कौन है, तो कंबन। कंबन जो है दोस्तों इसे तमिल रामायण की रचना की थी, लेखक है वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था दोस्तों वो कौन था, तो वो था मणिग्रामम। मणिग्रामम जो है दोस्तों प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ये सारा साउथ इंडिया का है। अगला है दोस्तों दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध। अब देखिए तकोलम का युद्ध एग्जाम में पूछ दिया होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा, सोचिए। तकोलम का युद्ध पूछा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो तकोलम का युद्ध जो हुआ था दोस्तों चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन भी पढ़ के जाइए। तकोलम का युद्ध हुआ है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंत तक किसने समाप्त किया था, तो चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था किसके द्वारा, तो ये मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर आप लोग पढ़े होंगे, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ करता था और उन्होंने दक्षिण का अभियान किया था। उन्होंने ही दोस्तों चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, मलिक काफूर। मध्यकालीन भारत में ये पढ़ेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था, तो संगम युग में उरियूर जो है दोस्तों ये किस चीज के लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरियूर जो था दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगला है दोस्तों पांड्यराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो पांड्यराज की जो जीवन रेखा है दोस्तों वो किस नदी को बोला जाता है, तो वेंगी नदी को। वेंगी नदी को पांड्यराज की जीवन रेखा बोला जाता है।
किस नदी को? तो वेंगी नदी को। किस राज का? तो पांड राज का। अगला है दोस्तों, संगमकालीन साहित्य में कौन को और मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो संगमकालीन साहित्य में कौन को और मन्नत जो है दोस्तों, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो राजा के लिए। किसके लिए? तो राजा के लिए कौन को और मन्नत, ये तीनों प्रयुक्त होता था। अगला है दोस्तों, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संगम काल में भी 3 संगम हुए थे, तीनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो पूछ रहा है किस राजवंश ने उत्तर भारत पे शासन नहीं किया था? तो उत्तर भारत पे शासन नहीं करने वाला है दोस्तों चालुक। चालुक जो है दोस्तों उत्तर भारत में शासन नहीं किया था। राजपूत किया था, गुप्त तो था ही इधर, मौर्य भी थे, लेकिन चालुक जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। आराम से मार लेंगे। अगला है दोस्तों, कदम राजाओं की राजधानी थी। तो कदम राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वनवासी। वनवासी जो थे दोस्तों कदम राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, अगला है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज में एक दूत 26 ईसा वर्ष पूर्व में भेजा था? तो दक्षिण भारत का कौन सा वंश के राजा है जो दोस्तों रोम राज में एक दूत भेजा था 26 ईस्वी पूर्व में? तो ये राजा हुआ दोस्तों पांड के। ठीक है, पांड वंश के राजा थे जो 26 ईसा वर्ष पूर्व में रोम राज में अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, अगला है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मदुरई में। कहाँ पे है? तो मदुरई में। अगला है दोस्तों, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अगला टॉपिक है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के पिता का पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता जो बोला जाता है दोस्तों, ये किसे बोला जाता है? तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अगला है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है दोस्तों विशाख दत्त है, और इन्होंने इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की है। उन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का उत्पन्न या वृषल शब्द का प्रयोग इसी पुस्तक में किया है। ठीक है, विशाख दत्त ने। अगला है दोस्तों, ऋतु संहार के रचनाकार थे। सभी पुस्तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद होना चाहिए आपको। अगला है दोस्तों, ऋतु संहार के रचनाकार थे। तो ऋतु संहार के जो रचनाकार थे दोस्तों वो है कौन? तो ऋतु संहार के रचनाकार है कालिदास। कालिदास का ही रचना है ऋतु संहार। ठीक है, अगला है दोस्तों 10 कुमार चरितम किसने लिखा था? तो 10 कुमार चरितम जो लिखा गया था दोस्तों डांडी से द्वारा। डांडी ने दोस्तों 10 कुमार चरितम की रचना की थी। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव भी लिखा गया था दोस्तों कालिदास के द्वारा। ठीक है, मालविके अग्निमित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारा दोस्तों किसका है? तो कालिदास का है। और सब पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? अब देखिए कौन सा नाटक पूछ रहा है कालिदास ने नहीं लिखा था, तो इसमें आपको सभी पता होगा तभी आप मार सकते हैं। देखिए मालविके अग्निमित्र कालिदास का है, विज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का है, कुमार संभव भी कालिदास का है, लेकिन जानकी हरनम जो है दोस्तों ये कालिदास का रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अष्ट अध्यायी जो लिखा गया था दोस्तों वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में लिखी गई है? किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। अगला है दोस्तों मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है दोस्तों? तो मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों
एक तरह का क्या है, पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है, पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है। और राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य ये संवाद है, वो बौद्ध भिक्षु थे दोस्तों नागसेन। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच के ये संवाद है, ठीक है, मिलिंद पन्हो। और ये किस भाषा का ग्रंथ है, तो पाली ग्रंथ है। अगला है दोस्तों मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो वो कौन है दोस्तों बौद्ध भिक्षु, अभी बताए हैं, तो नागसेन, ठीक है, नागसेन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था। तो कलहन के द्वारा लिखा गया था दोस्तों राजतरंगिणी, और इसमें दोस्तों कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। और कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जोनराज और श्रीवर ने। जोनराज और श्रीवर ने दोस्तों कलहन के राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम किया था। कौन, तो जोनराज और श्रीवर। अगला है दोस्तों सौंदरानंद किसकी रचना है। सौंदरानंद जो है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो अश्व घोष की। अश्व घोष दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। अगला है दोस्तों नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन थे। नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके जो लेखक थे दोस्तों वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। वैसे इस पे विवाद है, लेकिन इसमें हर्षवर्धन ही आंसर होता है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकार का, कि ये हर्षवर्धन लिखे नहीं थे, अपना नाम उन्होंने लेखक के रूप में छपवा लिया। अगला है दोस्तों निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। तो 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है दोस्तों विश्वकोशीय ग्रंथ है। अगला है दोस्तों कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। तो देखिए इसमें ऋतु संहार भी है, मेघदूतम भी है कालिदास की, विक्रमो वर्षियम भी है, विक्रमो वर्षियम भी है, लेकिन मृच्छकटिकम जो दोस्तों ये नहीं है। मृच्छकटिकम जो है दोस्तों वो कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। कमेंट कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। अगला दोस्तों कालिदास द्वारा रचित मालविकी अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है। तो मालविकी अग्निमित्र जो रचना है कालिदास का, तो उसमें नायक की भूमिका में कौन है दोस्तों, तो उसमें जो नायक है दोस्तों वो है अग्निमित्र। मालविकी और अग्निमित्र इन दोनों के प्रेम कहानी का वर्णन है दोस्तों इस पुस्तक में, और इसमें नायक जो है अग्निमित्र और मालविका जो है दोस्तों वो नायिका थी, ठीक है। अगला है दोस्तों स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है दोस्तों भाष्य। भाष्य जो है दोस्तों स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है। गीत गोविंद काव्य जो है दोस्तों इसके जो रचयिता है जयदेव। जयदेव जो है दोस्तों गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं। अगला है गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो जयदेव जो थे दोस्तों किसके सभा में रहते थे, तो ये रहते थे दोस्तों लक्ष्मण सेन के सभा में। सेन वंश का शासक है लक्ष्मण सेन, और इसी के दरबार में रहा करता था कौन, तो जयदेव। उन्होंने रचना की है गीत गोविंद के। अगला है दोस्तों तुम्हारा अधिकार कर्म पे है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये कहा गया है आपको गीता में। गीता में का ये उपदेश है कि हमें फल की प्राप्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बस कर्म करते जाना चाहिए। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों आपको महाभारत में, ठीक है। अगला है दोस्तों प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था।
तो वैसा ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में दोस्तों अनुवाद हुआ था, वो ग्रंथ कोई और नहीं पंचतंत्र है दोस्तों, जिसका रचना विष्णु शर्मा जी के द्वारा किया गया था। विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र की रचना किया गया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो बीज गणित में अपने योगदान के लिए जो जाने जाते हैं दोस्तों वो है भास्कर। भास्कर जो है दोस्तों वो उस समय बीज गणित में अपना योगदान दिए थे। अगला है दोस्तों गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो लीलावती के जो लेखक है दोस्तों वो भास्कराचार्य हैं। ठीक है, और ये गणित के लेखक हुआ करते थे भास्कराचार्य, या इसी को भास्कर भी बोला गया है। ये अंक गणित के विद्वान थे और कई बार क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ देता है कि लीलावती बुक का संबंध किस सब्जेक्ट से है, किस विषय से है। तो हम तुरंत मारेंगे किससे, तो गणित से। चलिए अगला है दोस्तों आर्यभट्ट थे। अब सभी लोग को पता होगा आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट क्या थे, जल्दी से ऑप्शन है दिया हुआ, बताइए। तो आर्यभट्ट जो है दोस्तों भारतीय गणितज्ञ थे और साथ में खगोल शास्त्री भी थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है दोस्तों मुख्यतः संबंधित है किससे, तो समाज व्यवस्था से। इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वैसे आज के टाइम में काफ़ी विवाद में भी रहा है मनुस्मृति, तो बाकी सबका अपना अपना मानना है। भारत में कुछ लोग इसको विरोध करते हैं और कुछ लोग इससे पालन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो भारत का प्रथम विधि निर्माता जो माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है मनु को। भारत में प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है, तो महर्षि मनु को। अगला है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदब राई। अगला है दोस्तों पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है दोस्तों वो कौन है, तो देखिए जयानक है। जयानक जो है दोस्तों पृथ्वीराज विजय का लेखक है। यहाँ चंदब राई नहीं मार देना है, चंदबर दाई नहीं मारना है यहाँ पे। ठीक है, वो पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है जयानक है। ठीक है, जयानक। और वहीं पृथ्वीराज रासो पूछेगा तो चंदबर दाई मारना है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक था। तो राजतरंगिणी के लेखक जो थे दोस्तों कल्हन थे और इसके समय जो शासक हुआ करता था वो कौन था, तो वो था दोस्तों जयसिंह। जयसिंह के शासनकाल में उन्होंने राजतरंगिणी लिखा था। ठीक है, तो राजतरंगिणी कल्हन जी के द्वारा लिखा गया था और किसके शासनकाल में, तो जयसिंह के शासनकाल में। तो इस तरीके से हमारा 500 क्वेश्चन का एंशिएंट भारत का जो महामैराथन था वो ख़त्म हो गया है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अन्य 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कृपया देखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। साथ ही दोस्तों बायोलॉजी का भी 500 क्वेश्चन का मैराथन चलाया गया है सेट, फिर से इसी तरीके से उसमें भी 500 क्वेश्चन कराया जाएगा और पहला सेट अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाके उसे भी देखिए। जल्द ही दोस्तों उसका भी 500 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा कल शाम तक। ठीक है, ताकि आप सचिवालय का एग्ज़ाम देने जब 23 और 24 को जाए तो इस 2 सेक्शन आप अच्छे से कंप्लीट हो सकता है अगला एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, अब टाइम तो नहीं है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश होगा कंप्लीट करा दिया जाएगा।